साथियों नमस्कार। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आईएएस की तैयारी आप कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हो, कोई भी स्टेट पीएससी आप दे रहे हो, यूपी एमपी बिहार हरियाणा राजस्थान कोई भी आप दे रहे होंगे, तो आपने क्योटो प्रोटोकॉल को अपने परीक्षाओं में जरूर देखा होगा। कई प्रश्न बनते हैं क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के कि क्या है क्योटो प्रोटोकॉल, कब हुआ, क्यों हुआ, बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ गए होंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, यह किस क्षेत्र से संबंधित है और इसमें प्रमुख बातें क्या कही गई हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि जब दुनिया को ऐसा लगने लगा कि जलवायु परिवर्तन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इसे रोकना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाली जनरेशन तबाह हो जाएगी, उसके लिए कोई भी संसाधन बचेंगे नहीं। तो इसके लिए दुनिया भर में 1992 में 1992 में बैठ करके ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में एक सम्मेलन हुआ, जिसे आप कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट। तो अर्थ समिट 1992 में हुआ और वहां पर यूनाइटेड नेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यूनाइटेड नेशन एक फ्रेमवर्क तैयार करे कि एवरी ईयर एक कन्वेंशन होगा, एक सम्मेलन होगा कि क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक पाएंगे। यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात करी। फ्रेमवर्क जिसे आपने कहा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 1992 के रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट से निकल करके आया, इसमें यह डिसाइड हुआ कि एवरी ईयर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी जो क्लाइमेट चेंज पर बात करेगी। एक कॉन्फ्रेंस होगा जो क्लाइमेट चेंज पर बात करेगा और उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल साइन हुआ जिसे आप नाम देते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। नाम से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्योटो का मतलब क्या है। तो साथियों, क्योटो का मतलब बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योटो एक शहर का नाम है। क्योटो इज द नेम ऑफ अ सिटी और ये सिटी जापान में है, क्योंकि यहीं पर बैठ करके सारी बातें हुई थी, इसीलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में जो मुख्य बात हुई थी उसमें यह कहा गया था कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए हम लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इस टाइप के जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, इनके उत्सर्जन को कम करना है। कैसे कम करना है? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है, वो आपको समझाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को आपको कैसे कम करना वो आपको समझाते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे वो ये उठ रहे होंगे कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था। तो आंसर हो गया जापान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। लेकिन जब परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि कब हुआ था, तब आप आंसर करते हैं कि 1997 में हुआ था। लेकिन यदि ये पूछा जाता है कि यह क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब से हुआ था, प्रभाव में कब से आया था, तब आप आंसर करते हैं कि यह प्रभाव में आया था 2005 से। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो लिए गए स्टेप्स हैं उन पर। राइट। तो कब हुआ था ये? 1997 में। इफेक्टिव कब से हुआ? 16 फरवरी 2005 से। हमने कहा कि यह बात करता है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, उनके उत्सर्जन को कम करने का। लेकिन कैसे? अब आप कल्पना करिए कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन क्यों हो रहा है। जैसे जैसे साथियों आप विकास की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा की खपत भी बढ़ने लगती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। कल तक आप साइकिल से चलते थे, आपके साइकिल में आपकी थोड़ी सी फिजिकल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता था। लेकिन अब आपने साइकिल से चलना बंद कर दिया, आप हवाई जहाज से उड़ रहे हो। तो जब आप हवाई जहाज से उड़ रहे हो तो हवाई जहाज का जो इंजन है वह भारी मात्रा में फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधनों को खपत कर रहा है और हवाई जहाज बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को पर्यावरण में रिलीज कर रहा है। तो आपका तो विकास हुआ, लेकिन जैसे ही विकास हुआ ऊर्जा की खपत बढ़ गई। दूसरा उदाहरण लीजिएगा कि आप कल तक स्कूटी या छोटी सी मोटरसाइकिल से चलते थे, छोटे इंजन वाले से। आपने एक मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू बहुत बड़ा इंजन वाला गाड़ी खरीद करके लाया और उसमें एक जब आपने उसमें तेल डाला और उस तेल को आपने जलाना शुरू किया तो बहुत भारी मात्रा में उसके साइलेंसर से क्या हुआ? धुआं निकलना शुरू किया। देखने वाले लोगों की नजर में आपका विकास हुआ, लेकिन पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत बड़ा उत्सर्जन हुआ। और छोटे रूप में आ जाइए, एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं थोड़ा। आपके घर में छोटा सा गैस सिलेंडर था।
आपके घर में छोटा सा गैस सिलेंडर था, उस गैस सिलेंडर के अंदर यदि एलपीजी डली हुई है और उसके बगल में एक चूल्हा जल रहा है, चूल्हे में लकड़ी लगी हुई है, तो डेफिनेटली क्या आपको समझ में आ रहा है कि दोनों कंडीशन में जब आप लकड़ी से गैस सिलेंडर यूज करना शुरू करें तो आपका विकास तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन दोनों ही कंडीशन में हो रहा है। तो हमें इस बदलते हुए विकास के सिस्टम के अंदर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, इसको लेकर के हमने तय किया कि हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में बातें करेंगे। अब सवाल ये था कि आप जैसे मान लो कोई गरीब मुल्क है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, गरीब आदमी के घर में गैस सिलेंडर खरीदने का पैसा नहीं, आप उससे कह रहे हो कि वो जो लकड़ी वाला चूल्हा बंद कर दो और अभी आप गैस वाला चूल्हा खरीद लो, वो कहेगा हमारे पास नहीं है। आप बोलोगे लकड़ी वाले से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ज्यादा हो रहा है, तो बोलेगा कि अब हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी है ना साहब, तकनीकी हमको दे दीजिए। तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल में यह कहा गया कि भैया क्योटो प्रोटोकॉल में आप ऐसा करो कि किसी के ऊपर दबाव न डालो, एक जिम्मेदारी रखो सामूहिक रूप से कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, लेकिन किस तरीके से, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सीबीडीआर साइन करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होगी लेकिन डिफरेंशिएटेड होगी, अलग अलग होगी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कॉमन होगी कि हमें ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है। राइट, तो आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछता है कि सीबीडीआर किसका आउटकम है, तो आप आंसर करेंगे कि सर सीबीडीआर जो है वो पेरिस, माफ करेगा, सीबीडीआर जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल का आउटकम है। अच्छा, आउटकम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल है। तो सीबीडीआर आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया के अलग अलग देशों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2005 से इफेक्टिव हुआ, 2 फेज में इस पर हम बात करते हैं। देखो भाई, 2 फेज में हम इस पर बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा क्योटो प्रोटोकॉल है वह कुल 6 गैसेस को रिड्यूस करने की बात करता है। मुख्यतया क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो 6 शुरुआती गैसेस लिस्ट की गई थी, वो जो गैसेस थी वो कौन सी थी, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। वो गैसेस आप देखें यहाँ पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले, इसके बाद से CH4 जिसे आप मीथेन कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसके बाद से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स और फिर परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। रिमार्केबल बात क्या है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्योटो प्रोटोकॉल की इनिशियल 6 गैसों में शामिल नहीं की गई थी। देयर इज नो वाटर वेपर्स नहीं है, याद रखेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स, ये 6 वो बेसिक गैसें हैं जिसको क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन किया गया था और इनको कम करने की बात करी गई थी। ये कैसे हम लागू करेंगे, अचानक से तो लागू नहीं होगा, ये लागू होगा 2 फेज में। देखो, इसका जो फेज 1 होगा ना, इसका जो फेज 1 है वो 2008 से लेकर के 2012 तक, लेकिन इसके बाद आपके पास 2015 में पेरिस समझौता होता है, UNFCCC का 2015 में पेरिस समझौता होता है। तो 2015 समझौता जब होगा पेरिस में, तो उसी साल से तो लागू नहीं हो जाएगा। तो उसके आगे की चीजों को आप कैसे बढ़ाओगे, कैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के मीटिंग्स होंगी, क्या कैसे कंट्रोल रहेगा, एक इंटरनेशनल नियम कानून समझौते होने चाहिए। इसको लेकर के दोहा में एक एग्रीमेंट हुआ और दोहा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई 2013 से लेकर के 2020 तक हम क्योटो का दूसरा फेज रखेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा फेज था वो 2013 से लेकर के 2020 तक, और जो पहला फेज था वो 2008 से लेकर के 2012 तक, और 2020 के बाद आप जानते हैं कि पेरिस समझौते पर बात शुरू हो चुकी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट दुनिया काम कर रही है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि यदि आपको क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के कोई भी आपके मन में, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा हो तो निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिए। रहा सवाल ये कि सर ये क्योटो प्रोटोकॉल का जब फेज 2 फेज आउट हो गया है तो अब पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है कि पेरिस एग्रीमेंट समझना चाहते हो तो अगला वीडियो देखो, अगला वीडियो देखोगे तो उसमें पेरिस एग्रीमेंट पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना क्वेश्चन मन में आया होगा नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। और कोई चाहते हैं आप इसी तरीके का वीडियो बना दें आपके लिए, छोटा सा प्यारा सा, जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, वो बना देंगे। ये सब आपको देखने को आसानी से मिल जाए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जितनी बातें बताया बस वही याद रखना, एग्जाम के अंदर वही पूछा जाता है,
जो ना समझ में आया हो कमेंट कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।